Good afternoon everyone. I am Aarti and today I am giving presentation on the topic persuasive written communication. So firstly we read about what is persuasiveness कि persuasiveness होती क्या है. So persuasion is much more than simply asking somebody to do something. मीन्स जो persuasion है उसका मतलब क्या है कि हम किसी से कुछ उसके बारे में पूछें, उससे ज़्यादा है हमारा पर्सुएशन. अगर हम फॉर्मल टर्म्स में इसकी बात करें देन इट इज़ द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग पीपल्स एटीट्यूड और इन्फ्लुएंसिंग देयर एक्शंस आइदर इमीडिएटली और एट सम टाइम इन द फ्यूचर. मीन्स अगर हम फॉर्मल वे में बात करें पर्सुएसिवनेस की तो ये एक प्रोसेस है जिसके थ्रू हम किसी दूसरे पर्सन की, लोगों की एटीट्यूड चेंज कर पाते हैं, उनके एक्शंस को इन्फ्लुएंस कर पाते हैं, या तो इमीडिएटली या फिर कुछ टाइम बाद इन फ्यूचर. मेनली पर्सुएशन का जो मीनिंग है वही ये होता है टू कन्विंस, कि किसी को कन्विंस करना. तो हमारा ये था व्हाट इज पर्सुएसिवनेस. अवर नेक्स्ट टॉपिक इज पर्पसेस ऑफ पर्सुएसिव लेटर्स, कि पर्सुएसिव लेटर्स के पर्पसेस क्या होते हैं. मेनली देयर आर टू पर्पसेस. फर्स्ट इज प्राइमरी एंड सेकंड इज सेकेंडरी पर्पसेस. सो हमारा प्राइमरी पर्पस में क्या आता है, टू हैव द रीडर एक्ट, कि जो रीडर है उसको एक्ट मीन्स वो एक्ट करे, वो किसी कोई भी एक ऐसा एक्शन ले जिसके थ्रू उसको हम मोटिवेट कर सके. मतलब कि हम कुछ ऐसा करें कि हम उस रीडर को कन्विंस कर सके, अपनी बात के लिए उसको मोटिवेट कर सके. सेकंड पॉइंट इज टू प्रोवाइड इनफ इंफॉर्मेशन, कि उसको जो हमारा रीडर है उसको हम इनफ इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर सके ताकि जो हमारा रीडर है वो एग्जैक्टली उसको ये पता चल सके कि अब आगे करना क्या है उसे. नेक्स्ट पर्पज इज सेकेंडरी पर्पजेज. फर्स्ट पॉइंट ऑफ सेकेंडरी पर्पजेज इज टू बिल्ड अ गुड इमेज ऑफ द राइटर, कि राइटर की एक बहुत ही अच्छी इमेज बना देना, ये होता है हमारा सेकेंडरी पर्पज. सेकेंड पॉइंट इज टू बिल्ड रिलेशनशिप बिटवीन राइटर एंड रीडर, कि जो हमारा राइटर है और जो हमारा रीडर है उन दोनों के बीच में एक ऐसी रिलेशनशिप बिल्ड करना ताकि उनके अंदर जो ट्रस्ट का फैक्टर है, कन्विंस करने का फैक्टर है, मोटिवेट करने का फैक्टर है, वो काफ़ी एक हाई लेवल पर बिल्ड हो पाए, उनकी जो रिलेशनशिप है वो काफ़ी एक अच्छे लेवल पर बिल्ड हो पाए. तो ये थे हमारे पर्सुएसिव लेटर्स के पर्पसेस. नेक्स्ट वी रीड अबाउट द फाउंडेशंस ऑफ पर्सुएसिव लेटर्स, कि जो हमारे पर्सुएसिव लेटर्स होते हैं उनकी फाउंडेशन कैसे होती है, कहाँ से होती है. तो फाउंडेशन ऑफ पर्सुएसिव लेटर refers to the factors which determine how a communicator can overcome people's resistance to a message and motivate them to change their actions or belief. मतलब कि जो हमारे फाउंडेशंस हैं पर्सुएसिव लेटर की वो क्या बताते हैं कि वो हमारे क्या फैक्टर्स हैं जो डिटरमाइन करें कि जो एक कम्युनिकेटर है वो कैसे लोगों की रेजिस्टेंस से बाहर आ सके, कैसे अपना कोई भी मैसेज देके लोगों को मोटिवेट कर सके, उनके एक्शंस को, उनके बिलीफ को चेंज कर पाए. ये होता है हमारा फाउंडेशन ऑफ पर्सुएसिव लेटर्स. एंड मेनली जो हमारे फाउंडेशन होते हैं उसके कुछ फैक्टर्स होते हैं, जैसे कि हमारे मेनली 4 फैक्टर्स दिए हुए हैं. फर्स्ट इज नीड्स एंड अपील. Second one is emotion and logic. Third is credibility. And fourth one is choice of proper words. So we read them about one by one. So first is need and appeal. The need of a reader may be of safety and security or of higher level such as respect and status. Means कि इसके अंदर हमारी जो रीडर है उसकी क्या क्या नीड आ सकती है कि वो अपनी सेफ्टी को लेकर, सिक्योरिटी को लेकर, या फिर अगर हायर लेवल पे बात करें तो उसके रिस्पेक्ट, उसके स्टेटस को कोई भी प्रॉब्लम ना हो, ये सारी उसकी नीड्स होती हैं जो एक रीडर है वो मांगता है अपने लिए.
एंड नेक्स्ट इज इमोशन एंड लॉजिक. हमेशा देयर इज ऑलवेज अ लॉजिक बिहाइंड द एटीट्यूड अडोप्टेड बाय द पीपल. कोई भी लोग कोई भी अपने एटीट्यूड शो करे, अडोप्ट करता है, जो जो आप सबके सामने शो करता है वो अपना एटीट्यूड, उसके पीछे कुछ ना कुछ लॉजिक होता है. और टू गेट बेनिफिट फ्रॉम देयर इमोशंस एंड लॉजिक ऑफ द रीडर, जो रीडर है उसके इमोशंस और जो उसके लॉजिक्स हैं उनसे बेनिफिट लेने के लिए जब भी हम कोई एक पर्सुएसिव मैसेज लिखते हैं उसके अंदर कुछ ना कुछ हम लॉजिकल आर्ग्यूमेंट्स प्रोवाइड करते हैं, कुछ इमोशनल अट्रैक्शंस प्रोवाइड करते हैं, ताकि एक जो रिलेशनशिप है वो हमारे और जो हमारा रीडर है उसके बीच में बिल्डअप हो पाए, और जिसकी वजह से हमारी कम्युनिकेशन है वो काफ़ी इफेक्टिव एंड एफिशिएंट बने. नेक्स्ट इज क्रेडिबिलिटी. क्रेडिबिलिटी का हिंदी मीनिंग होता है विश्वसनीयता, मीन्स विश्वास. इसके अंदर हम क्रेडिबिलिटी को कैसे इंक्रीज कर सकते हैं, किसी भी पर्सन का जो बिलीफ है, मीन्स किसी भी पर्सन का ट्रस्ट जीतने के लिए हम क्या कर सकते हैं, उसको कुछ ना कुछ एविडेंस प्रोवाइड कर सकते हैं, जिसकी वजह से उसकी जो विश्वास है, उसका जो ट्रस्ट है हमारे ऊपर, हमारी ब्रांड के ऊपर, वो इंक्रीज हो पाएगा. एंड सपोर्ट योर मैसेज विद फैक्ट. हमें अपना जो मैसेज हम कन्वे कर रहे हैं उसके साथ कुछ ना कुछ फैक्ट्स हमें प्रोवाइड करने चाहिए, ताकि उसको कंप्लीटली हमारे ऊपर विश्वास हो जाए और वो हमारे मैसेज को अच्छी तरह से समझ पाए, और हम उस क्रेडिबिलिटी के थ्रू अपना जो मैसेज है उसको इफेक्टिवली, इफिशिएंटली प्रोवाइड कर पाए. इससे आगे हमारे ही बिजनेस में हमें प्रॉफिट हो सकता है. जो हम उसे फैक्ट्स या फिर एविडेंसेस प्रोवाइड करते हैं बिजनेसेस में, वो क्या हो सकते हैं, हमारे टेस्टिमोनियल्स, हमारे डॉक्यूमेंट्स, हमारी गारंटीज या फिर हमारे गारंटियर्स, हमारी स्टैटिस्टिक्स और हमारे जो रिसर्च रिजल्ट्स होते हैं वो सारे भी इसके अंदर इंक्लूड होते हैं. नेक्स्ट इज चॉइस ऑफ प्रॉपर वर्ड्स, कि जब भी हम कोई भी पर्सुएसिव मैसेज अपने रीडर को कन्वे करें तो उसके अंदर जो हमारे वर्ड्स हों वो एप्रोप्रिएट हों, रिस्पेक्टफुल हों, इफेक्टिव हो, उनसे ऑनेस्टी दिखे हमारी उनके अंदर, मीन्स हमारे जो इमोशनल कंटेंट है पर्सुएसिव मैसेज का वो इंक्रीज हो पाए इन सारे प्रॉपर वर्ड्स के थ्रू. और जब हम प्रॉपर वर्ड्स यूज करेंगे किसी भी पर्सन के साथ, तो वो उन वर्ड्स से ही हम कम्युनिकेशन के अंदर जनरली अपने वर्ड्स के थ्रू ही कन्वे करते हैं, दूसरा हम अपनी बॉडी लैंग्वेज के थ्रू कन्वे करते हैं. बट जब हम किसी के साथ इंटरेक्ट करते हैं बाय रिटन कम्युनिकेशन, तो उसमें क्या होता है, सिर्फ हमारे लेटर्स, हमारे वर्ड्स ही होते हैं जो इफेक्टिवली किसी भी पर्सन को हमारी बात समझा पाते हैं. तो हमें वो वर्ड्स हैं वो काफ़ी एप्रोप्रिएट यूज़ करने चाहिए, काफ़ी रिस्पेक्टफुल यूज़ करने चाहिए, काफ़ी इफ़ेक्टिव यूज़ करने चाहिए, ताकि जो हमारा रीडर है उसके ऊपर एक इम्पैक्ट पड़े उसका, और वो हमारे ऊपर कंप्लीटली बिलीव करे, हमारे प्रोडक्ट के ऊपर बिलीव करे, और जो हमारी क्रेडिबिलिटी है उसके थ्रू भी हम पे विश्वास करता है हमारा रीडर. सो ये सारे थे हमारे कुछ फैक्टर्स थे जो पर्सुएसिव लेटर की फाउंडेशन के थे. तो अब हम पढ़ेंगे प्लानिंग फॉर पर्सुएसिव लेटर्स, कि मेनली हमारे जो पर्सुएसिव लेटर्स है जब हम उनकी प्लानिंग करते हैं तो हमारे पास क्या क्या ऑप्शंस आते हैं. अगर हमें कोई भी लेटर है वो किसी को पर्सुएट करना है तो मेनली हमारे पास दो ही अप्रोचेस होते हैं. फर्स्ट इज डायरेक्ट एंड सेकंड इज इनडायरेक्ट, मीन्स डायरेक्ट प्लानिंग एंड इनडायरेक्ट प्लानिंग. सो फर्स्टली वी रीड अबाउट डायरेक्ट प्लानिंग. डायरेक्ट प्लानिंग होती क्या है? तो डायरेक्ट प्लानिंग वो प्लानिंग होती है जिसके अंदर हम अपनी रिक्वेस्ट को, हम अपनी बात को एक रीडर के सामने डायरेक्टली एक्सप्लेन कर देते हैं. इस प्लान के अंदर हम अपना मीन्स जितना हमसे अच्छा हो पाता है उतने अच्छी प्रेजेंटेशन, रिप्रेजेंटेशन उस पर्सन के सामने अपने वर्ड्स के थ्रू दे देते हैं. जो मेन आइडिया होता है वो स्टार्टिंग में इसको बता देते हैं कि किससे रिलेटेड हमने उससे कोई भी लेटर लिखा है. जैसे कि मेनली जो डायरेक्ट कम्युनिकेशन होती है
उसके 3 पार्ट्स बोले या फिर 3 अप्रोचेज, तो 3 पार्ट्स होते हैं उसके। फर्स्ट इज मेन आइडिया, सेकंड इज एक्सप्लेनेशन, थर्ड इज कर्टियस क्लोज। मीन्स एक मान लो आपके पास लेटर है, तो उसके अंदर सबसे ऊपर हम क्या लिखेंगे, जो हमारा कंटेंट बॉडी वाला पोर्शन होता है उसके अंदर फर्स्टली हम मेन आइडिया लिखेंगे कि हमने उसको लेटर लिखा क्यों है, उसमें हमने क्या स्टेटमेंट, क्या रीजंस दिए हैं, मीन्स हमने उसको लेटर लिखा क्यों है, मेनली मेन आइडिया ही हम फर्स्टली उसको फर्स्ट पैराग्राफ में दे देंगे। देन हम मेन आइडिया के बाद कुछ एविडेंसेस प्रोवाइड करेंगे अपने रीडर को, कुछ डिटेल्स प्रोवाइड करेंगे जिसके थ्रू वो हमारे जो मेन आइडिया हमने रिप्रेजेंट किया है उसके ऊपर हमारे ऊपर विश्वास करे। ओके, एंड थर्ड लास्ट में हम एक कर्टियस क्लोजिंग करेंगे, मीन्स हम बहुत पोलाइटली होके उसको अपनी सारी अप्रोचेस, सारे एक्शन, सारे एविडेंसेस, सारी रिक्वेस्ट, क्वेश्चन, स्टेटमेंट, सारी चीज़ें उसको समझा देंगे। तो जो डायरेक्ट अप्रोच होती है ये काफ़ी ईजी होती है हमारी, अगर हम रूटीनली मैटर्स में देखें तो सबसे ज़्यादा यूजफुल भी हमारी डायरेक्ट प्लानिंग ही होती है, क्योंकि जब हम किसी भी पर्सन को लेटर लिख रहे हैं तो वो स्टार्टिंग में पहले पढ़ेगा कि हाँ कुछ इम्पोर्टेंट है। जब हम स्टार्टिंग में ही उसको मेन आइडिया दे देंगे तो उससे वो काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेस होगा और वो आगे भी इंटरेस्टेड होगा कि इस लेटर में लिखा क्या है। तो ये थी हमारी डायरेक्ट प्लानिंग अप्रोच। अवर सेकेंड अप्रोच इज इनडायरेक्ट प्लानिंग, या फिर हम बोले पर्सुएसिव लेटर की सेकेंड पार्ट हमारा इनडायरेक्ट प्लानिंग। तो इनडायरेक्ट प्लानिंग क्या होती है, जब हमारी सिचुएशन काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो और डिफ़िकल्ट हो हमारे लिए कि हम जो हमारे ऑडियंस है उनको ज़्यादा एफर्ट दे पाए। मीन्स एक सिचुएशन है काफ़ी कॉम्प्लेक्स है, जैसे हमारी बैड न्यूज़ होती है, बैड न्यूज़ लेटर्स लिखते हैं, उसके अंदर हमारी क्या होती है कि हमारी बैड न्यूज़ होती है तो जनरली हम फर्स्टली उसको हम इंफॉर्मेशन नहीं देते, फर्स्टली उसको थोड़ा मीन्स एक ट्रांसपेरेंट मीन्स एक ऐसी वे में लिखते हैं बैड न्यूज़ को कि हमारे स्टार्टिंग में उसको पता ना चले कि हमने बैड न्यूज़ लिखी क्यों है, मीन्स बैड न्यूज़ लेटर है ये। तो फर्स्ट में हम कुछ लिखते हैं, देन उसके बाद धीरे धीरे जैसे ही उसकी जो माइंड है वो डाइवर्ट होना शुरू हो जाता है, उसके बाद हम उसको बैड न्यूज़ वाला लेटर मीन्स बैड न्यूज़ बताते हैं, मेन आइडिया बताते हैं। मेनली जो हमारे बैड न्यूज़ लेटर होता है उसमें 3 पार्ट्स होते थे, बफर, रीज़न, बैड न्यूज़। तो फर्स्टली बफर में क्या होता था कि हम उसको एक ऐसे इंट्रोड्यूस करते थे जो हमारे लिए रेलिवेंट हो, कि हम उसको नेगेटिव साउंडिंग नहीं देते थे स्टार्टिंग में, बाद में हमारा जब मेन आइडिया आता था उसमें हम उसको बैड न्यूज़ रिप्रेजेंट करते थे। तो ऐसे ही हमारी इनडायरेक्ट प्लानिंग होती है। इनडायरेक्ट प्लानिंग में हम AIDA फॉर्मूला यूज़ करते हैं जो कि हमारी इस प्लानिंग के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। सो AIDA फॉर्मूला होता क्या है, पर्सुएशन है उसको एक स्पेशलाइज्ड इनडायरेक्ट प्लानिंग की रिक्वायरमेंट होती है जिसको हम AIDA फॉर्मूला बोलते हैं। फर्स्टली AIDA की फुल फॉर्म क्या होती है, A मीन्स अटेंशन, I मतलब इंटरेस्ट, D मतलब डिज़ायर एंड A मीन्स एक्शन। तो फर्स्टली अटेंशन, कि हम कैसे जो हमारा रीडर है उसकी अटेंशन ग्रैब कर सकते हैं, कैसे उसको अट्रैक्ट कर सकते हैं अपने रीडर को, कैसे उसको कन्विंस कर सकते हैं हम कि हमारे इस मैसेज में, कि उस मैसेज में उसके लिए क्या है, ये उसको पता चले, उसकी मेन अटेंशन उसके ऊपर आए, वो ही होती है हमारी अटेंशन। सेकेंड इज इंटरेस्ट, हम फर्स्ट पैराग्राफ में कुछ ऐसे लिखते हैं जिसके थ्रू उसकी अटेंशन ग्रैप हो हमारे पास, ठीक है। और सेकंड में हम क्या लिखते हैं कि रीडर का इंटरेस्ट, कि रीडर का जो इंटरेस्ट है वो कैसे हम ग्रैप करते हैं, वो आता है हमारे इंटरेस्ट के अंदर। जैसे कि इस इंटरेस्ट जब उसका ग्रैप करना हो हमें, तो उसके अंदर हम क्या करते हैं, कुछ फिजिकल क्वालिटीज़ होती हैं, जैसे कि मेन कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, साइज, एफिशिएंसी, फंक्शंस, ये सारी चीज़ें हम उसको एक्सप्लेन करके, डिस्क्राइब करके उसकी जो इंटरेस्ट है वो अपने तरफ ग्रैब कर सकते हैं। नेक्स्ट इज डिज़ायर। डिज़ायर का मतलब क्या होता है कि किसी उस रीडर को कन्विंस करना, उसको कुछ रेलेवेंट एविडेंसेस प्रोवाइड करें ताकि वो हमारे ऊपर
बिलीव कर सके, उसको कन्विंस करें हम अपनी कम्युनिकेशन के थ्रू। नेक्स्ट एंड द लास्ट वन इज एक्शन। तो एक्शन क्या होता है कि states clearly the action the reader needs to take, मीन्स कि हम इसमें ये बताते हैं कि जो हमारी ऑडियंस है, मीन्स ऑडियंस मान लें या फिर जो हमारा रीडर है, वो कुछ स्पेसिफिक एक्शन ले कि जब हमने अपनी सारी कम्युनिकेशन उसको प्रोवाइड कर दी, उसको अपने प्रोडक्ट या फिर सर्विसेज के बारे में सब कुछ बता दिया, उसका इंटरेस्ट क्या हो सकता है इसके अंदर वो बता दिया, उसकी डिज़ायर बता दी, तो उसके बाद वो कुछ ना कुछ एक्शन ले जिसका मेन बेनिफिट हमें मिले, वो होता है हमारा एक्शन, राइट। तो ये था हमारा AIDA फॉर्मूला। नाउ वी रीड अबाउट टाइप्स ऑफ पर्सुएसिव लेटर्स, कि जो हमारे पर्सुएसिव लेटर्स होते हैं उनके टाइप्स कौन कौन से हैं। मेनली हमारे पर्सुएसिव लेटर्स के दो टाइप होते हैं। फर्स्ट इज सेल्स लेटर एंड सेकेंड वन इज कलेक्शन लेटर्स। तो फर्स्टली वी रीड अबाउट सेल्स लेटर, कि सेल्स लेटर होते क्या हैं। तो सेल्स लेटर वो लेटर होते हैं जो गुड्स और सर्विसेज को सेल करने के लिए यूज किए जाते हैं। मतलब हम अपने गुड्स को और सर्विसेज को सेल आउट करने के लिए जो भी लेटर्स दूसरे पर्सन को लिखते हैं वो होते हैं हमारे सेल्स लेटर। और जब हम सेल्स लेटर को लिखते हैं तो उसके अंदर हमें एक स्पेशल टाइप की स्किल की रिक्वायरमेंट होती है। सेल्स लेटर होते हैं, उनकी 3 जनरल फंक्शंस होते हैं मेनली। फर्स्ट इज इंक्रीजिंग सेल, हम लेटर क्यों लिख रहे हैं, ताकि हमारी सेल इंक्रीज हो। सेकंड, ब्रिंग पीपल इनटू योर प्लेस ऑफ बिजनेस, कि हम लेटर क्यों लिख रहे हैं, हमारा सेकंड फंक्शन क्या हो सकता है कि हम लोगों को अपने बिजनेस के बारे में बताएं, उसके न्यू प्रोडक्ट और सर्विसेज आ रहे हैं उसके अंदर लोग इंटरेस्टेड हो, इसलिए लिखते हैं। थर्ड वन इज सेलिंग बाय मेल, कि हम मेल के थ्रू भी सेल आउट कर सके, इसलिए हम लिखते हैं सेल्स लेटर। नाउ वी डिस्कस अबाउट द फाउंडेशन ऑफ सक्सेसफुल सेल्स लेटर, कि हमारी जब हम सेल्स लेटर लिखें तो वो सक्सेसफुल सेल्स लेटर बने उसके लिए हमें क्या क्या फाउंडेशन, क्या क्या तैयारी की जरूरत होती है। तो मेनली इसके अंदर हमारे 3 P's आते हैं। फर्स्ट इज प्रोडक्ट, सेकंड P मीन्स प्रपोजल एंड थर्ड P मीन्स प्राइस। सो फर्स्ट वन इज प्रोडक्ट या फिर हम बोले तो सर्विसेज। तो फर्स्ट स्टेप होता है कि हम उस प्रोडक्ट जो या फिर सर्विसेज है उसके बारे में सारी इंफॉर्मेशन जो हम मार्केट करने वाले हैं सर्विस या प्रोडक्ट, उसके बारे में कंप्लीटली स्टडी करें कि वो प्रोडक्ट कैसा है, क्या है। मान लीजिए अगर हम कोई भी बुक सेल आउट कर रहे हैं तो फर्स्टली हम उसको रीड करेंगे कि वो बुक है कैसी, उसके अंदर किस टाइप का कंटेंट है, हमारे जो कंज्यूमर्स हैं या फिर जो हमारे कस्टमर्स हैं वो किस टाइप के होंगे अगर हम इस टाइप की बुक लिख रहे हैं, वो सेल आउट कर रहे हैं। तो ये होता है हमारा प्रोडक्ट या सर्विस। सेकंड पी इज प्रोस्पेक्ट। प्रोस्पेक्ट मीन्स वंस इट डिटरमाइन, एक बार जब डिटरमाइन हो जाए कि जो हमारा प्रोडक्ट है वो वर्दी है प्रमोशन के लिए, कि हाँ वो अच्छे से प्रमोट किया जा सकता है, उसके बाद हमें अपना जो प्रोडक्ट प्रोस्पेक्ट है मीन्स जो हमारी टारगेट मार्केट है, जो हमारे टारगेट कस्टमर्स ऑडियंस हैं उनको हम टारगेट करें कि वो हमारे कौन कौन से हो सकते हैं और उन्हीं को हम अपना सेल्स लेटर है वो सेंड करें। तो हमारी जो मेहनत है वो भी वेस्ट नहीं जाएगी। सपोज कीजिए आपने प्रोस्पेक्ट डिफाइन ही नहीं किया, मीन्स डिटरमाइन ही नहीं किया कि हमारा प्रोस्पेक्ट हो क्या सकता है, कि कौन कौन हमारे ऑडियंस हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हमने अपना प्रोडक्ट है जॉनसन्स बेबी, ओके, इसके ऊपर हमने एक सेल्स लेटर लिखा और उसको हम सिर्फ मदर्स तक नहीं, हम दे रहे हैं उसको जो हमारे एल्डरली हैं या फिर हमारे जो यंगस्टर्स हैं उन सबको, बच्चों से लेके बूढ़ों तक सबको हम वो लेटर सेंड आउट कर रहे हैं। तो ये तो हमारा वेस्टफुल हो गया ना, मीन्स हमारे एफर्ट्स वेस्ट जाएंगे। तो हम क्या कर सकते हैं, सिर्फ जो मदर्स हैं मीन्स जो एक मदर पेरेंट्स वाली एज लिमिट है उस एज लिमिट तक हम अपने लेटर्स को सेंड कर सके अगेन मीन्स करेंगे। तो उससे क्या होगा कि हमारे सिर्फ जो इंटरेस्टेड हमारे कस्टमर हैं जिनको एक्चुअल में इसके रिक्वायरमेंट है
मीन्स जो पेरेंट्स है वो अपने बच्चों के लिए ही खरीदेंगे ना, तो उनको ही सिर्फ इसकी रिक्वायरमेंट है। अगर हम किसी यंगस्टर को 18 ईयर ओल्ड को 17 को 16 को इनको दे रहे हैं तो इनके लिए तो जॉनसन्स बेबी क्रीम पाउडर सोप इनका कोई यूज़ ही नहीं है। तो इनको हम अगर सेल्स लेटर दे दें तो हमारा वो वेस्ट जाएगा। इसलिए हमें अपना जो टारगेट मार्केट है, टारगेट ऑडियंस है, वो डिटरमाइन करने चाहिए। एंड थर्ड पी इज प्राइस। जब हम अपने फर्स्ट 2 स्टेप्स ले लेते हैं कि हमारी प्रोडक्ट क्या और सर्विसेज क्या है, प्रोस्पेक्ट्स क्या है, उसके बाद लेते हैं हम प्राइस कि जो उसके बाद जो मेलिंग है, मेलिंग शुड बी प्रिपेयर ओनली आफ्टर प्राइस फॉर अ कमोडिटी इज सेट। कि हम ये तो नहीं है मेल कर देंगे कि हमारा ये प्रोडक्ट है, ये प्रोडक्ट है, ये प्रोडक्ट है। कोई भी पर्सन जब तक आपको रिस्पॉन्स नहीं करेगा, जब तक उस कमोडिटी का उसको प्राइस नहीं पता चलेगा, राइट एक जब तक वो जो प्रोडक्ट है उसका सेटिस्फैक्ट्री मार्जिन ऑफ प्रॉफिट उससे हम नहीं लेते कि हम कितना एक्सपेक्ट करते हैं। मान लीजिए हमारा जो गुड है वो बना 25 रुपीज़ में और हम उसको सेल आउट कर रहे हैं 30 रुपीज़ में, तो जो हमारा 5 रुपीज़ का सेटिस्फैक्ट्री मार्जिन है, क्या वो सेटिस्फैक्ट्री है हमारे लिए या फिर उससे कम है, ज़्यादा है? तो वो सारी चीज़ें हम किसके अंदर डिसाइड करते हैं? प्राइस के अंदर। नाउ वी रीड अबाउट प्लानिंग आ सेल्स लेटर कि हम अपने सेल्स लेटर को कैसे प्लान करते हैं। तो इसके अंदर भी हम AIDA जो हमारा प्लान है वो यूज़ करते हैं। इसके अंदर हमारे एक सेल्स लेटर के अंदर हमारे 3 सेक्शंस होते हैं। फर्स्ट सेक्शन अटेंशन लेटर, सेकंड मीन्स जो मिडल वाला सेक्शन होता है उसके अंदर इंटरेस्ट होती है और हम डिज़ायर बिल्डअप करते हैं पर्सन का। थर्ड वन इज क्लोजिंग सेक्शन जिसके अंदर हम कुछ मोटिवेटिंग एक्शन मीन्स हम कुछ मोटिवेटेड बात ऐसी लिख देते हैं जिससे जो हमारा रीडर है वो कन्विंस हो जाए कुछ एक्शन लेने के लिए। सो फर्स्ट अटेंशन लेटर कि जो हमारा फर्स्ट सेक्शन था अटेंशन लेटर, वो इट मस्ट ब्रिंग इम्पोर्टेंस इन टू द प्रोडक्ट दैट द लेटर इज प्रमोटिंग। मीन्स कि ये एक इम्पोर्टेंस लेके आता है हमारे प्रोडक्ट के अंदर कि जो लेटर है वो हमारा प्रमोटिंग होगा। अगर हम ये लेटर पर किसी भी रीडर को अपने सेंड आउट कर रहे हैं, सेंड कर रहे हैं, तो ये हमारा काफ़ी प्रमोटिंग होगा, हमारे प्रोडक्ट और सर्विसेज को प्रमोट करेगा। नेक्स्ट इज इट मस्ट ब्रिंग द रीडर इनटू अ पिक्चर। जब हम उसको अच्छे से डिस्क्राइब कर देंगे कि हमारे प्रोडक्ट है वो क्या है, जब उसकी मेन अटेंशन ग्रैब कर लेंगे रीडर की, तो उसे क्या होगा, उसको एक पिक्चर फ्लो चार्ट टाइप पिक्चर मिल जाएगी उसको कि हाँ ये प्रोडक्ट किस चीज़ के बारे में है। थर्ड पॉइंट इज अ पीस ऑफ जेन्युइन न्यूज़ कि हम उसको एक जेन्युइन न्यूज़ दे रहे हैं, उसके मीन्स एक रियल न्यूज़ दे रहे हैं, कोई भी फेक न्यूज़ नहीं है। नेक्स्ट अ सॉल्यूशन टू अ प्रॉब्लम, कोई प्रॉब्लम थी उस पर्सन को और उसके सॉल्यूशन हमने उसके अंदर दे दिया। ओके तो ये हमारा भी अटेंशन लेटर के अंदर मीन्स फर्स्ट जो सेक्शन होता है उसके अंदर ही आता है। लास्ट वन इज अ सैंपल ऑफ द प्रोडक्ट, या फिर हम उस प्रोडक्ट का सैंपल भी उस लेटर के साथ कन्वे कर दे ट्रांसपोर्ट कर दे, तो उससे क्या होगा, उसको ज़्यादा सेटिस्फैक्शन मिलेगा। नेक्स्ट इज जो मिडल सेक्शन में आता है हमारे इंटरेस्ट एंड डिज़ायर बिल्डअप कि हम उसका जो इंटरेस्ट है वो कैसे ग्रैब करते हैं, उसकी डिज़ायर कैसे बिल्डअप करते हैं हमारे प्रोडक्ट को खरीदने या सर्विसेज को कंज्यूम करने के लिए। सो फर्स्टली आइडेंटिफाई अपील दैट अट्रैक्ट प्रोस्पेक्ट कि ऐसी कुछ अपील आइडेंटिफाई करते हैं जिसकी वजह से प्रोस्पेक्ट्स अट्रैक्ट हो जाए। मतलब प्रोस्पेक्ट में हमने क्या देखा था कि हम अपने टारगेट मार्केट ढूंढते हैं, मतलब हम इसके अंदर सबसे पहले अपनी टारगेट मार्केट ढूंढते हैं, फिर उससे इमोशनल अपील्स करते हैं, इमोशनली कुछ मीन्स अब उसका डिज़ायर इंटरेस्ट बिल्डअप करने की कोशिश करते हैं। एंड द थर्ड वन इज रैशनल अपील, बाद में हम उसको मनी से रिलेटेड या फिर कैसे इससे आप अपनी मनी बचा सकते हैं या फिर आप कुछ रिस्पेक्टेबल पोजीशन गेन कर सकते हैं फैमिली और फ्रेंड्स के बीच में, ये सारी अपील्स हम इंटरेस्ट और डिज़ायर को बिल्डअप करने के लिए करते हैं। अवर लास्ट सेक्शन और क्लोजिंग सेक्शन इज मोटिवेटिंग एक्शन। इसके अंदर हम अपने रीडर को स्पेसिफिकली ये बताते हैं कि करना क्या है, व्हाट टू डू, कि रीडर को क्या करना है अब और कैसे कर सकता है, उसको इजी बनाए, उसको स्टेप्स दे दे, प्रोवाइड कर दे, उसको प्राइजेस बताएं कि हमारा प्राइजेस क्या है। मीन्स मोटिवेटिंग सेक्शन के अंदर क्या होता है, उस पर्सन को आपका प्रोडक्ट खरीदना है, आपकी सर्विस रेंडर करनी है, कंज्यूम करनी है, तो वो उसको कैसे कर सकता है, स्पेसिफिकली हम उसको स्टेप बाय स्टेप सारा प्रोसीजर बताएं,
उसके लिए इजी प्रोसीजर बनाया जाए, उसको प्राइस के बारे में सारी इंफॉर्मेशन दे दे और रीडर से हम ये उसको एक बिलीफ दुआएं, उसको अर्ज करें कि वो जल्द से जल्द हमारे प्रोडक्ट या सर्विसेज को खरीदे। तो ये था हमारा मोटिवेटिंग सेक्शन, ये हमारा यहाँ पे सेल्स लेटर का टाइप था जो कंप्लीट हो गया। अब हम पढ़ेंगे कलेक्शन लेटर कि कलेक्शन लेटर्स होते क्या हैं। तो कलेक्शन लेटर्स वो लेटर्स होते हैं जो विच आर रिटन टू कस्टमर हु हैव नॉट पेड देयर बिल्स ऑन ड्यू डेट्स, मीन्स वो कस्टमर जिनकी ड्यू डेट्स चली गई लेकिन फिर भी उन्होंने अपना बिल है वो पे नहीं किया, उन पर्सन को हम, उन कस्टमर्स को हम अपना कलेक्शन लेटर सेंड आउट करते हैं। ये एक लेटर होता है जो कि लिखा जाता है टू ओवरड्यू अकाउंट, मतलब जो अकाउंट्स ओवरड्यू हो चुके हैं, जिनकी एक जो स्पेसिफिक डेट थी वो जा चुकी है, ड्यू डेट जा चुकी है, उसके बाद जो लेटर लिखते हैं हम उनसे अपना अमाउंट कलेक्ट करने के लिए उसको बोलते हैं हम कलेक्शन लेटर। तो जो हमारे कलेक्शन लेटर होते हैं उसके भी कुछ पर्पसेस होते हैं, मेनली 2 पर्पस होते हैं। फर्स्ट, टू कलेक्ट व्हाट इज ऑन, कि जो उसने खरीदा है उससे रिलेटेड उससे अमाउंट ले। सेकंड, टू मेंटेन गुडविल द, कि हमको उससे अमाउंट लेना भी है, जो उसने सामान खरीदा है उसके पैसे लेने भी हैं हमें उससे, साथ ही साथ अपनी जो कंपनी है, बिजनेस है, ऑर्गेनाइजेशन है, उसकी गुडविल भी साथ में मेंटेन करके रखनी है। तो पर्पस मेन पर्पस क्या होता है कि पैसे निकलवाए जाए उससे, बट अपनी गुडविल को मेंटेन रख के कोई भी बैड लैंग्वेज यूज ना करे, एक आप रिस्पेक्टफुल टोन में उसको लेटर हम लिखे। नेक्स्ट है फैक्टर्स विच इन्फ्लुएंस डिसीजन, कि हमारे में 3 फैक्टर होते हैं जो किसी भी पर्सन के एटीट्यूड को, डिसीजन को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। फर्स्ट, क्रेडिटर्स एटीट्यूड, सेकंड डेटर्स एटीट्यूड, थर्ड इज डेटर्स एबिलिटी। क्रेडिटर्स एटीट्यूड किसके ऊपर बेस्ड होता है कि कितने पैसों का अमाउंट है वो हमारा, मतलब क्रेडिटर था उसने हम मतलब उस जो हमारा कस्टमर था उसने हमसे कितने पैसे का सामान खरीदा है, ये आता है इसके अंदर। डेटर एटीट्यूड के अंदर आता है, ये किसके ऊपर बेस्ड होता है, हमारी सेल्फ रिस्पेक्ट के ऊपर, जो हमारी फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी है हमारे ऊपर, उससे रिलेटेड, जो हमें अपनी वैल्यूज पोजेस करनी है ये उससे रिलेटेड होता है। थर्ड वन इज डेटर्स एबिलिटी, ये होता है कि जो हमारे सामने प्रॉब्लम है और जो एक्सटर्नल और इंटरनल प्रेशर्स है हमारे ऊपर, उनको हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं, उनके साथ कैसे खड़े हो सकते हैं, ये आता है हमारा डेटर्स एबिलिटी के अंदर। नाउ व्हाट इज द कलेक्शन सीरीज, कलेक्शन सीरीज क्या होती है, जो हमारे कलेक्शन लेटर्स होते हैं वो मेनली एक सीरीज के अंदर लिखे जाते हैं। अगर एक सेंस में बात करें तो जैसे हमारे स्टेयर्स होती है ना कि स्टेप बाय स्टेप, ऐसे ही हम अपने कलेक्शन लेटर्स को लिखते हैं। ओके, तो फर्स्ट स्टेप इसमें क्या होता है, मीन्स फर्स्ट ईयर क्या होता है, अर्ली स्टेज, सेकंड वन इज मिडिल स्टेज, थर्ड और लास्ट वन इज अल्टीमेटम। ओके, फर्स्ट है अर्ली स्टेजेस। अर्ली स्टेजेस के अंदर मेनली हमारे 3 पॉइंट्स आते हैं, स्टेटमेंट्स, रिमाइंडर मैसेजेस एंड माइल्ड मैसेजेस। स्टेटमेंट के अंदर क्या आता है कि बहुत सारे क्रेडिटर्स होते हैं जो बिल कस्टमर्स को भेज देते हैं एक रेगुलर शेड्यूल पे कि हाँ हमारी ये क्रेडिट एग्रीमेंट है, ये टर्म्स एंड कंडीशंस है, हम आपको ये सेंड करें। टिपिकली जो ये स्टैंडर्ड नोटिफिकेशन है ये हम लेटर के फॉर्म में भेजते हैं जिसको हम स्टेटमेंट का नाम देते हैं, और वो स्टेटमेंट ये क्लियरली डिफाइन करती है कि उस पर्सन का कितना अमाउंट ड्यू है, लास्ट ड्यू डेट क्या है, क्या क्या पेनल्टीज उसको पे करनी पड़ेगी कि उसकी जो लास्ट पेमेंट है, मतलब लेट पेमेंट हो रही है उसके रिगार्डिंग, टोटल अमाउंट उसको कितना हमें पे करना है, ये सारी चीज़ें हम उस स्टेटमेंट के अंदर लिखते हैं। सेकंड है रिमाइंडर मैसेजेस। जब हमने उसको एक बार स्टेटमेंट भेज दी, उसको सारी इन्फॉर्मेशन उसकी अमाउंट से रिलेटेड हमने भेज दी, तो रिमाइंडर मैसेज में हम उसको भेजते हैं कि हमें जो पेमेंट है जो अभी तक रिसीव नहीं हुई है, हमने आपको एक स्टेटमेंट भी भेजी, हम उसको दोबारा रिमाइंड कराते हैं कि आपने अभी तक हमें कोई भी पेमेंट नहीं की है, आपकी पेमेंट डिले है। ओके, लेकिन अभी भी हम इसके अंदर अपनी वल्गर लैंग्वेज यूज़ नहीं करेंगे, बैड लैंग्वेज कभी भी यूज़ नहीं करनी है लेटर्स के अंदर। लास्ट वन इज माइल्ड मैसेजेस। जब
हमने उसको स्टेटमेंट भी भेज दी, सारी चीज़ें भेज दी, हमने उसको सेंड रिमाइंडर मैसेज भी भेज दिया। उसके बाद कुछ फ्रस्ट्रेशन तो होगी ही हमें कि हम उसको दो दो बार मैसेजेस कर रहे हैं, दो दो बार लेटर लिख रहे हैं, फिर भी वो कोई रिप्लाई नहीं कर रहा, ना ही हमारी पेमेंट पे कर रहा है। तो उसके जब भी उसको कोई रिस्पॉन्स नहीं आता, तो जो क्रेडिटर है वो अब भी ये अज्यूम नहीं करता कि जो कस्टमर के प्लान है वो क्या है, डेब्ट को इग्नोर करना। जब टाइम चला जाता है तो ये अज्यूम किया जाता है कि अभी भी वो हमें दे देगा। फिर हम उसको कुछ ना कुछ मैसेज सेंड आउट करते हैं कि आपका मैसेज मीन्स हमारी पेमेंट अभी तक नहीं है, अभी भी आपको करनी है, इतना अमाउंट है। फिर से हम उसको लास्ट लेटर लिखते हैं। एंड आवर सेकंड स्टेज इज मिडल स्टेज। Here, the purpose is to convey your desire to collect the overdue payment immediately and your willingness to get serious, although you want to avoid any overt threats. मतलब आपने उसको स्टेटमेंट भेज दी, रिमाइंडर भेज दिया, माइल्ड मैसेजेस भेज दिए फर्स्ट स्टेप में। सेकंड स्टेज में आप क्या करोगे कि अब आप अपनी डिज़ायर बताओगे उसको कि हमें जल्दी से जल्दी जो हमारी पेमेंट है वो चाहिए, हमें बहुत सीरियस है आपके इस मैटर को लेकर। अगर आप कोई भी ओवर थ्रेट्स नहीं चाहते हैं तो प्लीज़ आप हमारी पेमेंट जो ओवर ड्यू है उसको पे कर दीजिए। इस स्टेज के अंदर एक टेलीफोन कॉल बैकिंग अप होता है अपने रिटर्न मैसेज के साथ कि हम एट मे ऑल्सो गेट टू प्रॉमिस टू पे, और हम उससे एक प्रॉमिस चाहते हैं कि वो हमें हमारा अमाउंट पे करे। द लास्ट स्टेज इज अल्टीमेटम। नाउ इस स्टेज पे हम एक अल्टीमेटम इशू करते हैं और कुछ वर्ड्स होते हैं कॉन्सिक्वेंसेस के जो डेटर को फेस करने होते हैं नॉन कंप्लायंस के केस में। मीन्स इसमें एक अल्टीमेटम भेजते हैं जब हम बहुत ज़्यादा पोलाइट, इवन दैट कि अभी भी हमें बहुत पोलाइट रहना है, रिस्पेक्टफुल रहना है, बिजनेस लाइक मैनर में रहना है, रैसिंग नहीं करना डेटर को अभी भी। हाँ, हम उसको अल्टीमेटम दे रहे हैं, बिल्कुल पोलाइट वे में देंगे उसको। एज अ फाइनल कर्टेसी हम चाहेंगे कि टू सेंड द डेटर नोटिस कि हम उसको एक नोटिस भेजें अपनी पेमेंट को रिकवर करने के लिए। By maintaining until the bitter end your respect for the customer, you may still maintain some goodwill. कि कितनी भी वो हो जाए बट हम अपने कस्टमर के साथ कभी भी बिटर नहीं होंगे, एंड तक उसको रिस्पेक्ट देते रहेंगे, पोलाइट वे में उससे बातें करते रहेंगे। क्योंकि अब जहाँ पे हमने उससे बिटर वर्ड यूज़ किए, पोलाइटनेस हमारी ख़त्म हुई, वहीं पे हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन है उसकी गुडविल को बैडविल में कन्वर्ट होने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। हमें अपनी कंपनी की ऑर्गेनाइजेशन की गुडविल को मेंटेन करने के लिए काफ़ी पोलाइट, रिस्पेक्टफुल रहना पड़ेगा। नाउ हमारा ये चैप्टर हो गया कंप्लीट। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई प्रेजेंटेशन।